ઓકે, થેન્ક યુ. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના આ છેલ્લા દિવસના સેશનમાં આપણી સાથે ડૉક્ટર અંકુરસિંહ સૈની સર જોડાયા છે. હું અમારી જ ટીમના મેમ્બર ડૉક્ટર ઓમપ્રકાશ મિશ્રા સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સરને વેલકમ કરે અને સેશન કોર્ડિનેટ કરે. ઓમપ્રકાશ મિશ્રા સર, પ્લીઝ. Thank you, Jitendra sir. Thank you for giving me this opportunity to welcome Mr. Ankur Singh sir. As far as Ankur sir, please mute yourself, sir. Echoing, sir. Yes, thank you, sir. As far as Mr. Ankur Singh Saini is concerned, he is a dynamic personality and asset of Swarnim Gujarat Sports University. Presently, he is working in Department of Advanced Training and Coaching and heading two departments, that is Department of Sports Science and Department of Sports Management. He has completed his master's from LNIT Gwalior and also completed diploma in sports coaching in swimming from NSNIS Bangalore. He is very known in the field of sports training and he has produced lots of athletes at national or international level. Presently, he is working with more than 5 international athletes as a SNC coach and providing his services to that athlete. So welcome you, sir. I, on behalf of organizing committee, welcome you on this session. Today he will deliver his lecture on basics of strength and periodization. So, sir, session is yours. You may start. Welcome, sir. Thank you so much, Dr. Om Prakash Gupta sir, for such a dynamic or say a long introduction to me. ऐसा नहीं है, but to say it's about the work you do. First of all, मैं सबसे पहले जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा और ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर कंडक्टिंग सच वंडरफुल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बेनिफिट से आज जो है हमारे जो गुजरात की जो स्ट्रीम है वो काफ़ी अपलिफ्ट हो रही है और काफ़ी बेनिफिट है. So thank you to both the universities for conducting and thank you for Jetwa sir for inviting me as a expert in this faculty development program. So आज का जो टॉपिक है, मेरा जो लेक्चर है, जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर इन द सेंस कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सो गाइस लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, या फिर हिंदी में चाहते हैं तो प्लीज़ अपना थंब अप या कोई टेक्स्ट मैसेज में डाल के आप बता सकते हैं. सो आई टेक द लेक्चर अकॉर्डिंगली. इफ यू वांट द लेक्चर इन इंग्लिश, नो इश्यूज. इफ यू वांट लेक्चर इन हिंदी, है ना, वो भी चलेगा. चलिए, गौरव ठाकुर जी का मैसेज आया है हमारे पास कि वो जो ज़्यादातर जो है वो लेक्चर हिंदी में ही चाहते हैं. ठीक है. तो मुझे गुजराती जो है समझ में तो हो जाती है, पर मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, अभी इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ बोलने में. तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपना लेक्चर जो है वो अपना हिंदी में जो है ज़्यादातर रहे, ताकि आप लोगों तक जो मेरा मोटिव है पहुँचाने का वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि आप बस जो कॉन्सेप्ट जो है वो आज मैं आपको देना चाहता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच. तो गाइज आज का जो टॉपिक है हमारा is about the strength training and basic of strength training, sports training and periodization. ये एक टर्म यूज होती है हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हुआ बना रखा है, क्या करवाते हैं कोचेस, क्या करेंगे, है ना, क्या करवाना चाहिए, पर एक्चुअल में बट इट इज एक प्रोसेस है क्या, हम इसी के बारे में आज बात करें. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, किसी भी चीज के लिए अगर आप कहीं पे भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पे प्लानिंग आता है, पीरियडाइजेशन आता है, ठीक है, वहां पे प्रोग्रामिंग आता है. तो ये जो वर्ड है, कहीं पे भी आपको अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम करना है, अगर आपको परफॉर्मेंस लेके आनी है एथलीट की, तो
तो आप इसके बिना तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस नहीं ला सकते हैं, राइट। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा लें, इंड्योरेंस ट्रेनिंग करा लें, पर आपको पता ही नहीं है कि करवाना कब है, कितना करवाना है और कब इसको घटाना है, कब बढ़ाना है। तो ये सारी चीजों के आंसर, किस प्लेयर को कितना करवाना है, कितना टाइम है हमारे पास, कितना समय है हमारे पास, कैसे उसमें हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको दे। सो गाइज, मैं अभी जो है पीपीटी हमारा शेयर कर रहा हूँ, सभी लोगों को विजिबल रहे तो टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा। चलिए, तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड द पीरियोडाइजेशन। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, द स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, ये वर्ड क्या है, क्यों इनको बार बार हम बोलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ट्रेनिंग का मतलब क्या है, क्या हम उसको ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि हमें एक्चुअल में इसको समझना है कि ये प्रोसेस क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग को समझ लेते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग क्या है? किसी भी चीज को आपको सीखना है, कोई कुछ चीज करनी है, कुछ अचीवमेंट करना है या कुछ चीज बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें भाई इंजीनियरिंग जो ऑटोमोबाइल्स वाले हैं वो जाके आज गाड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, तो सडनली जाके उनको कोई पार्ट्स और देते हैं और वो गाड़ी बना देता है, ऐसा नहीं होता। वो भी कोई एक प्रोसेस फॉलो करता है कि भाई ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा, ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा, तब जाके वो गाड़ी जो है परफॉर्मेंस देती है ऑन रोड। तो इसी तरह से हमारा जो एक ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कुछ चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। हम कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ जिसके अंदर हम किसी अचीवमेंट के लिए, किसी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसे हम ट्रेनिंग फॉर आईटी, ट्रेनिंग फॉर कंप्यूटर, ट्रेनिंग फॉर स्पीकिंग, ट्रेनिंग फॉर किसी भी चीज के लिए ट्रेनिंग हो सकती है। जहां वर्ड ट्रेनिंग या आ जाएगा तो वहां पे इसका मतलब क्या है कि दो चीजें आपको ध्यान में रखनी कि ये जो प्रोसेस है, एक तो ये प्रोसेस कुछ होने वाला है, दूसरा ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। अगर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे तो यहाँ हम ट्रेनिंग वर्ड यूज करते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक सिस्टमेटिक वर्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब कि भाई बिल्कुल तरीके से रखा हुआ कि भाई पहले ये चीज करना है, बाद में ये करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 समथिंग। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान होगा, साइंटिफिक बेस्ड होगा कि अगर ये सारी चीजें भाई क्यों कर रहे हैं कि स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 आए, है ना, स्टेप 2 के बाद ही स्टेप 3 आए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के यहाँ पे जो भी बनाते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग। अगर इसमें किसी एथलीट को तैयार करने के लिए बोलूं, अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम किसी आईटी इंजीनियर या किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, तो हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम एथलीट की बात करते हैं। तो अगर किसी एथलीट को किसी हाई परफॉर्मेंस के लिए या किसी कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कराने के लिए आप उसको कुछ करवाते हैं, और अगर वो साइंटिफिकली बेस्ड है, सिस्टमेटिक है, तो आप उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं, राइट। तो सिंपल से वर्ड में क्या हुआ कि ट्रेनिंग तो हमें पता है कि कुछ प्रोसेस है तैयार करने का, किसको, अगर मैं स्पोर्ट्स ऐड कर दूंगा तो एथलीट को तैयार करने का एक प्रोसेस, इसको क्या करने का, एथलीट को तैयार करना। और एथलीट को किसके लिए तैयार करना है, हायर परफॉर्मेंस के लिए। और क्या हमें क्या चाहिए कि भाई हमारा जो प्लेयर जो हम तैयार कर रहे हैं, आइदर वो अचीव करे नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस, आइदर अचीव करे वो स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं पे भी जाए अचीव कुछ परफॉर्मेंस अचीव, ठीक। अब वो ट्रेनिंग कैसी होगी, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए या साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, दैट इज एग्जांपल, ठीक है। और
यही कॉन्सेप्ट है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। हम यहाँ सबसे ज्यादा जो लैक करते हैं कोचेस, क्या करते हैं कि हम तैयारी शुरू करवा देते हैं और हम भूल जाते हैं सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक हम भूल जाते हैं, हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना भूल जाते हैं। बेसिक छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमारी ट्रेनिंग को बहुत अच्छा बना देते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप हैं जो हमारी ट्रेनिंग को अच्छा बना देते हैं। इसी से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा एथलीट जो है वो हाई परफॉर्मेंस है। तो अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को समझते हैं कि ये क्या है, तो हम इसके लिए काम कर सकते हैं। हमारे एथलीट के लिए हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किन किन एरियाज से मिलके बना है, किन किन एरियाज को टच करता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है हमारा लाइक फिजियोलॉजी है, हमारा एक बायोमैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट एंड मेजरमेंट है, हेल्थ एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, पेडागॉजी है, मोटर लर्निंग है। ये सारी चीजें जब कंबाइंड में एक साथ बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं, तो हमारी ट्रेनिंग जो है हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी चल रही है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है। राइट? तो ये चीजें हमारी इसकी ब्रांचेस लगा लो या इसका एरिया लगा लो कि ये सारी चीजें हमें जो है इसके अंदर कवर करनी होती हैं। ये सारे हमें मेजरमेंट लेना है, टेस्ट करना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी ध्यान देना है, साइकोलॉजी देना है, स्किल कैसे सिखानी है, उसको खाने के लिए क्या देना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, हाइट, वेट, है ना, कैसा टेक्निक परफॉर्म कर रहा है ना, कब परफॉर्म किया, ये सारी चीजें हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपने करा दी, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इसको ट्रेनिंग कराएंगे, तो अब ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव रखते हैं कुछ कि भाई मेरे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। तो पहला कहता है कि एक तो मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने फुटबॉल का एक बच्चा ले लिया और एक बच्चे को लिया और उसको फुटबॉल सिखाना है सर, तो इसका मतलब यही है कि वो फुटबॉल ही खेलना सीख जाए, बस मुझे और कुछ सिखाना ही नहीं है उसको। मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप एक ही एस्पेक्ट पे काम करते रहें। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको मल्टीलेटरल डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे भी काम करना है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट करना है। अब हर एक स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, स्पोर्ट्स की फिजिकल डेवलपमेंट की, तो हम उस पे बारे में भी हमें पता होना चाहिए कौन सी है। और जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट पुटर्स को बहुत हैवी बल्कि होना चाहिए, है ना, बहुत हैवी वेट होना चाहिए, अगर हाइट है तो और अच्छा है, अगर ये सारी चीजें हैं, और उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको मुझे अपने जो एथलीट है, जो अपना शॉर्ट पुटर है, उसको एटलीस्ट जो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार करना। टेक्निकल एबिलिटीज आ जाता है, टेक्निकल स्किल आ जाता है, साइकोलॉजिकल कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, टेक्निकल स्किल, हेल्थ मेंटेनेंस है, आप कैसे करवाते हैं उसका, कैसे डाइट में आप उसको चेंजेस करते हैं, कैसे करवाते हैं, इंजरी रेजिस्टेंस है, आप कैसे उसको इंजरी से बचा सकते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेरी ट्रेनिंग में बच्चे को इंजरी नहीं होनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज हमें बेसिक बार बार थोड़ा उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी ऐड करते जाना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारे किन किन एरियाज में आती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, और अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। वेरी सिंपल। नाउ वी स्विच ओवर टू द अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पीरियडाइजेशन। राइट? तो पीरियडाइजेशन एक वर्ड है ऐसा, मतलब कि जो स्पोर्ट्स में कहीं पे भी अगर आप ट्रेनिंग में नहीं उठा के देखते हैं, तो किसी भी चीज में अगर जहाँ पे आपको किसी अचीवमेंट को लेके आना है, किसी परफॉर्मेंस को लेके आना है, किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एनीथिंग, तो वो अपने टाइम लाइन को पीरियडाइज कर। पीरियडाइज का मतलब है कि आपका जो भी समय, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि आपका जो भी समय अवेलेबल है किसी भी टूर्नामेंट के लिए, किसी भी प्लेयर के पास, उसको सीक्वेंस में अलग अलग हिस्सों में सिस्टमैटिक वे में लगा के उसको उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस उस कंपटीशन में अचीव करवाना,
ये हमारा पीरियडाइजेशन। कुछ नहीं कि एक समय अवेलेबल है हमारे पास, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने। इन 10 महीनों को अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि पहले 2 महीने में इस पे काम करूंगा, दूसरे 2 महीने में इस पे काम करूंगा, तीसरे 2 महीने में। और ये जो हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डिपेंडेंट है कि भाई इसके बिना ये नहीं हो सकता, पहले वाले के बिना दूसरा स्टेप नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक की बात की थी तो पहले स्टेप 1 ही आएगा, क्योंकि पहले 2 मुझे उससे के देने पड़ेंगे, एडेप्टेशन पे देने पड़ेंगे, तभी मैं लोड बढ़ा, मैं पहले लोड बढ़ाऊं बाद में एडेप्टेशन कराऊं तो पॉसिबल नहीं। तो कैसे हैं जो है हमारे पास, वो एक साथ म्यूचुअली जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो सिस्टमेटिक तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। और इसी समय को अगर बराबर हिस्सों में बांटते हुए, सीक्वेंस में रखते हुए, अगर हम अपने प्लेयर की बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कॉम्पिटिशन में ले आए तो पीरियडाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब अगर यहाँ पे ये डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, थोड़ी सी वर्ड जो है बड़े हैवी से यूज किए हैं, बट मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे बताने की है। Periodization is a theoretical and practical construct that allows the systematic, sequential, and integrated programming for any interventions, not mutually interventions into mutually dependent periods of time in order to induce a specific physiological adaptation that end up in performance. इन 7 भारी वर्डों का एक ही मीनिंग है कि समय जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप डिवाइड कर लें, उसको सिस्टमेटिक तरीके से रख लें, और उसके बाद आप उस मतलब फेजेस को डिवाइड करने के बाद जो आपका परफॉर्मेंस है वो एट द टाइम ऑफ कंपटीशन आ जाए। कुछ अदर लाइंस में हम अगर डिफाइन करना चाहें पीरियडाइजेशन को, तो पीरियडाइजेशन एक सिस्टमेटिक प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एन एथलीट हू इज ट्रेनिंग। अगर वो कोई भी ट्रेनिंग करना चाहता है, उसका कोई भी प्लान चल रहा है, राइट, कोई भी प्लान चल रहा है, तो एक सिस्टमेटिक प्लान अगर चल रहा है उसकी ट्रेनिंग का, तो हम उसको पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन का एम क्या है? टू रीच द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट साल के सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन के अंदर ही आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आए, यही हमारे पीरियडाइजेशन का एम है। मैं ये नहीं चाहता कि आप नेशनल खेल लो और उसके बाद जाके कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस दो, या नेशनल से 1 महीने पहले ही आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो और नेशनल के टाइम पे आप परफॉर्मेंस ही ना दे पाओ। ठीक है, ये इसका एम है। इसका एम क्या है कि अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं तो वो एट द टाइम ऑफ कंपटीशन ही आना चाहिए, वो आपका जब मेजर कंपटीशन हो तभी आए। It involves the progressive setting of various aspects of training program during the specific period. तो ये क्या करता है? एक प्रोग्रेसिव साइकिलिंग फॉलो करता है। साइकिलिंग मतलब हम अगली बात करेंगे, साइकिलिंग हम देखेंगे, हमको साइकिल्स फॉलो करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। पहले मैंने एंड्योरेंस पे काम किया, फिर स्ट्रेंथ पे काम किया, फिर स्पीड पे काम किया। जर्नल वे में हम बोलते हैं कि इसी तरीके से अगर मैं काम करता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी। अब कहते हैं कि ये 2 तरह के पीरियडाइजेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोड प्रोग्रेशन। अगर आप लोड प्रोग्रेशन के ऊपर बात करेंगे, अगर आप लोड प्रोग्रेशन के ऊपर बात करें तो 2 पीरियडाइजेशन हम उसमें डिवाइड करते हैं। एक है लीनियर पीरियडाइजेशन, एक है नॉन लीनियर और एंटी-लीनियर। नॉन लीनियर और लीनियर पीरियडाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोड प्रोग्रेशन से है कि फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से लोड बढ़ा रहे हो। मतलब इट इज लाइक कि भाई 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50 एक प्रोग्रेसिव वे में, लीनियर वे में आप बढ़ाते जा रहे हैं। नॉन लीनियर वे का मतलब है कि आपने जो है एक बार कभी बढ़ाया, कभी घटाया, लाइक 10, 20, 30, 20, फिर वापस 20 पे आ गए, 15 पे आए, फिर 10, 30, 20, 40, फिर वापस 30 पे आए, फिर इट इज लाइक अनड्यूरेटिंग वन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोई ग्राफ है, अगर मैं बात करूं तो जो लोड का ग्राफ है वो कुछ ऐसा, एक वो लहर की तरह, एक वेव की तरह, एक वेव जो चलती है हमारी
वेव की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, दैट इज वी कॉल इट कि वो उसको हम बोल देते हैं अंडुलेटिंग पीरियोडाइजेशन या नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन। इसमें क्या है बेसिकली जो हमारा टीम स्पोर्ट्स है जैसे या हमारे जो एडवांस प्लेयर हैं जनरली वो इस तरह का एडवांस एथलीट मतलब तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टीम स्पोर्ट्स में कोई इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए कोई इंटरनेशनल सर्किट खेल रहा है, टेनिस प्लेयर है कोई जो इंटरनेशनल सर्किट पे खेल रहा है, तो वो ज्यादातर नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन यूज करते हैं। बिगिनर्स के लिए अच्छा रहता है आप लीनियर पीरियोडाइजेशन यूज करें, बेस उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, धीरे धीरे उसका बेस बनाए तो ज्यादा बेटर। अगर मैं बात करूं पीरियोडाइजेशन की कि अगर कंपटीशन में कितनी बार पीक आ रहा है, एक साल में कितनी बार पीक लाना है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको पीरियोडाइजेशन को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 और लास्ट वाला हमारा मल्टीपल चौथा साइकिल। पहली साइकिल है हमारी मोनोसाइकिल। मोनोसाइकिल का मतलब है मोनो मतलब 1 होता है, 1 मतलब साल में एक बार आपको पीक परफॉर्मेंस प्ले। बाई साइकिल मतलब 2 पीक ईयर्स मतलब 2 साइकिल आपको 2 बार साल में पीक परफॉर्मेंस पे लेके आना। मतलब आपका जो ग्राफ होगा समवेयर लाइक कि अगर मैं यहाँ पे पेट्रोल हो सकता है हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे आपका बात करूं कि साल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो 2 बार आपकी पीक परफॉर्मेंस आएगी, तो 1 और 2 तो मैं उसको बाई साइकिल, ठीक है। अगर मैं साल में सिर्फ एक ही बार अगर अपनी पीक परफॉर्मेंस लेके आऊंगा तो मैं उसको मोनोसाइकिल। साल में अगर मैं 2 से ज्यादा मतलब 3 बार अगर पीक परफॉर्मेंस लेके आऊंगा, वो स्लैब स्ट्रेट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज लाइक कि विल गो अप टू द टॉप एंड विल गो कम डाउन, विल गो अप टू द टॉप एंड विल कम डाउन, राइट। सो अगर मैं 3 बार अगर अपनी पीक परफॉर्मेंस लेके आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, मेरी ट्राई साइकिल फॉलो करना, ठीक है। अगर मैं 3 से ज्यादा बार, जैसे कई बार क्या होता है फुटबॉलर्स हैं, हमारे टेनिस प्लेयर्स हैं, ज्यादातर टूर्नामेंट खेलते हैं, ग्रैंड स्लैम खेलते हैं, 4-4 ग्रैंड स्लैम्स हैं साथ में, और मेजर टूर्नामेंट्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं। उनके लिए हम ऐसा एक पीरियोडाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे हमारी मल्टी पीक जो 3 से ज्यादा बार पीक लेके आनी हो, तो फ्रीक्वेंटली हम क्या करते हैं 2 हफ्ते में एक पीक लेके आए, फिर 2 हफ्ते में एक पीक, 2 महीने में एक पीक लेके आए, फिर 2 महीने में एक पीक लेके आए। तो ऐसा साल में 3 बार 4 बार टूर्नामेंट चल रहे हैं, मेजर टूर्नामेंट चल रहे हैं, रिकवरी करके हम मल्टीपल साइकिल की यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि पीरियोडाइजेशन साइकिल, अब आती है हमारी साइकिल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडाइजेशन में कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं और किस तरह से हमने उनको डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि मल्टी ईयर प्लान मतलब कि एक जो ओलंपिक ईयर प्लान बनता है, जैसे 2 से 1 से ज्यादा साल का जो भी प्लान होगा, 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का या 12 साल का जो भी प्लान होगा, वो इट कैन बी लाइक मल्टी ईयर प्लान, उसको हम बोलेंगे मल्टी ईयर प्लान। वो 4 साल का भी हो सकता है, ओलंपिक टू ओलंपिक प्लान भी हो सकता है, और ओनली ओलंपिक प्लान हो सकता है, राइट। सो मल्टी ईयर प्लान हो गया। नेक्स्ट आता है एनुअल, जो हमारा 1 साल का प्लान है, 1 साल के अंदर जितनी बार हमने पीक परफॉर्मेंस ली है, दैट इज कॉल्ड एनुअल ट्रेनिंग प्लान। मैक्रो मतलब अब आता है हमारा ये टर्म मैक्रो, ठीक है। मैक्रो, मेजो और माइक्रो, ये जनरली जो है हमारे इकोनॉमिक्स से लिए हुए टर्म है। इकोनॉमिक में हम यूज करते हैं मैक्रो और माइक्रो, और ये जो मेजो सर्कल्स हैं, साइकिल्स हैं, ये जो हमारे फाइनेंसर्स थे ये यूज करते थे, वहां से हमने ये टर्म सुने। तो बड़ी साइकिल 1 साल के अंदर जो साल की
सकते हैं। मेजो साइकिल जो होती है उससे थोड़ी सी छोटी और उसके अंदर एक साइकिल होती है। तो मैक्रो साइकिल हो गया, हमने एक बना लिया मैक्रो साइकिल, अब उसके अंदर एक दूसरी छोटी साइकिल बनाई हमने, 2 से 6 हफ्तों की एक मेजो साइकिल बनाई। ये क्या होती है, एक ऐसा फंक्शनल ब्लॉक होती है ना। फंक्शनल ब्लॉक मतलब ऐसा एक साइकिल है जहां पे ज्यादातर वो प्लानिंग होती है जो हमें करवाना है हमारे प्लान में। मतलब भाई अब मुझे करना क्या है, टेक्निक पे ध्यान देना है, कितने सेशन टेक्निक के होंगे, कोऑर्डिनेशन के होंगे, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा इन 2 हफ्तों का, 4 हफ्तों का या 6 हफ्तों का, तो वो हम इसी मेजो साइकिल्स में डिवाइड। मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन है 4 वीक्स की, जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो हम मेजो साइकिल फॉलो कर रहे हैं आजकल वो 4 वीक का है। और मेजो साइकिल जो है वो फर्दर डिवाइड होती है हमारी मेजो साइकिल के अंदर, जिसके अंदर बोलते हैं हम कि भाई एक दिन की जो हमें तैयारी करनी है ना, कि 7 दिन मिलेंगे। अब हमने पहले 6 हफ्तों की तैयारी की है ना, हमें पता लगा पूरे पहले महीने, साल से फिर हम महीने पे आए, महीने से फिर हफ्तों पे आए, हफ्तों से फिर दिनों पे आए। तो हम कहते हैं कि अगर 7 दिन की अगर मैं तैयारी का प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो साइकिल। ठीक है, उसका ड्यूरेशन जो है वीकली साइकिल बोलते हैं और माइक्रो साइकिल ही बोलते हैं। माइक्रो साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 दिन से लेके 10 दिन के बीच का रहता है। 3 से 10 दिन की आपकी एक माइक्रो साइकिल हो सकती है, जिसके अंदर आपको करना क्या होता है, आपको डेज प्लान करना, 1 डे प्लान करना होता है। लाइक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है ना, मॉर्निंग इवनिंग में क्या क्या करवाना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा ये। नाउ कम्स टू द ट्रेनिंग सेशन, सेवरल आवर्स, मतलब आप सेशन प्लान करते हैं। अब हम एक दिन के अंदर बात करते हैं, एक हमारे पास 2 घंटे है सुबह और 2 घंटे शाम को, तो इन 2 घंटों में हमें क्या कराना है, इन 2 घंटों के अंदर ये मेरा डिसीजन है कि मुझे क्या प्लान करना है। तो मेरा ट्रेनिंग बता दूं आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम वी लैक इन दिस प्लानिंग, वी लैक इन दिस पीरियडाइजेशन। हम पहले कभी बनाते ही नहीं, हम स्ट्रेट अवे सिर्फ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिना इसके परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है ना, अगर आ रही है तो वो अप टू द मार्क नहीं है, बट हाँ इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस जो है हाई परफॉर्मेंस के, अच्छी परफॉर्मेंस के बहुत ज्यादा, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। आज नहीं, कम से कम 20, 25, 50 सालों से लोग इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, है ना। और इसके रिजल्ट्स जो है ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप लेवल पे बहुत अच्छे। तो हमें जो है इन साइकिल्स को फॉलो करना चाहिए, बनाना चाहिए, प्योराइज करना चाहिए हमारी ट्रेनिंग को, अदरवाइज हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला। अब इनको देखते हैं कि कैसे प्योराइज करना चाहिए। तो अब हम बेसिक सी बात करते हैं कि भाई अगर चैंपियन को बनाना है तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि 12 साल लगते हैं किसी भी चैंपियन को बनाने में। तो पहले साल अगर हम 4 साल की बात करें तो कोई भी अगर पहले 4 साल की बात करें तो पहला जो हमारा 4 साल है वो हमारे सपोज करो स्टेट चैंपियन के लिए है, नेक्स्ट 4 इयर्स हमारे नेशनल के लिए और नेक्स्ट 4 इयर्स हमारे वर्ल्ड चैंपियन। तो इसी सेम वे में इट इज लाइक कि पहले 4 साल में हमें बेसिक ट्रेनिंग और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट देना है। नाउ वी स्विच ओवर टू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड देन वी स्विच ओवर टू द एडवांस्ड ट्रेनिंग, राइट। अब हम इन 4 सालों को देख लेते हैं कि 4 साल है हमारे पास, है ना, 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं क्वाड्रिनल प्लान। तो बोलते हैं 4 साल की बोलते हैं क्वाड्रिनल प्लान। फिर उसमें से हमने 1 साल का अगर प्लान निकाल लिया तो उसको बोलते हैं एनुअल प्लान, उसको बोलते हैं मैक्रो साइकिल 3 मंथ्स 1 ईयर, मेसो साइकिल 2 वीक्स टू 3 मंथ्स और माइक्रो साइकिल 3 वीक्स टू 7 डेज और इट कैन अप टू एक्सटेंड अप टू 10 डेज आल्सो। इन सम केसेस ज्यादातर साइकिल जो फॉलो होती है वो 7 दिन की या वीकली साइकिल फॉलो। तो अब हम इसको देख लें कि भाई हमने जो वहाँ मोनोसाइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स किए थे, तो अगर साल में हमें 3 मैक्रो साइकिल बनानी है, इसका मतलब है कि भाई 3 मोनोसाइकिल्स बनने वाली है। इसका मतलब क्या है कि 3 मैक्रो साइकिल बनने वाली है, 1, 2 और 3, ठीक है।
अगर मैं साल में सिर्फ 2 ही बार परफॉर्मेंस दे रहा हूँ भाई, तो 2 मैक्रो साइकिल बनेगी राइट। और अगर मैं साल में सिर्फ 1 ही बार परफॉर्मेंस दे रहा हूँ पीक, तो साल में 1 मैक्रो साइकिल बनेगी। चलिए अब आते हैं हम मेसो साइकिल के ऊपर कि मेसो हमारे पास आ गई, 12 महीने का एक मैक्रो साइकिल ले लिया, एक ही मैक्रो साइकिल है, 12 महीने में एक ही बार मुझे पीक परफॉर्मेंस कराना है, तो उसके अंदर हम अलग अलग मेसो साइकिल्स बना सकते हैं। तो इसी के अंदर हमारी लाइक मेसो साइकिल 1 2 3 4 5 6, अगर हमारी 2 मैक्रो साइकिल है, मैक्रो साइकिल 1 और मैक्रो साइकिल 2 है, तो इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 1 2 3 अलग अलग 2 मैक्रो साइकिल्स बनेंगे। अगर हम अब उसमें से एक मैक्रो साइकिल उठा लें 6 हफ्ते की या 4 हफ्ते की, जो आइडियली हम फॉलो करते हैं, 4 हफ्ते की एक मैक्रो साइकिल उठा लें, तो उसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे वीकली साइकिल्स, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो साइकिल। तो माइक्रो साइकिल्स क्या है, हमारे वीकली साइकिल्स हैं, जो मेसो साइकिल्स हैं। ये क्या कहता है कि हमें जो है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे स्पोर्ट्स का ड्यूरेशन क्या है, हमारे किस तरह का स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मस्कुलर एंड्योरेंस शॉर्ट ड्यूरेशन का, यहाँ ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, कैनोइंग, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब हमें कम टाइम के लिए जो है मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए। थोड़ा सा और ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो बॉक्सिंग, मस्कुलर एंड्योरेंस मीडियम की बात करेंगे तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, रोइंग, स्विमिंग 400 मीटर से 1500 मीटर के बीच के आ जाएंगे। ट्रैक एंड फील्ड की बात करेंगे तो 800 से 3000 मीटर के आ जाएंगे। मस्कुलर एंड्योरेंस लॉन्ग की बात करेंगे तो बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, तो जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स हैं, जैसे कि भाई आधा घंटा 1 घंटा मैच चलता है, 90 मिनट्स मैच चलता है, 60 मिनट्स मैच चलता है, तो उन सभी को हम लॉन्ग ड्यूरेशन में रखेंगे, जहां पर हम ज्यादा लंबे टाइम तक मस्कुलर एंड्योरेंस की जरूरत है। ट्रेनिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है, बायोलॉजिकल एज है, ट्रेनिंग एज है, ट्रेनिंग हिस्ट्री है, हेल्थ स्टेटस है, हमारा फिटनेस स्टेटस है, स्ट्रेस रिकवरी रेट है और जेंडर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे, जिसके लिए हमें आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्यूरिटाइजेशन करेंगे आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रहने चाहिए। अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम प्यूरिटाइजेशन बना रहे हैं तो प्यूरिटाइजेशन बनाने से पहले कुछ हमें बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैक्रो साइकिल आपको पता लग गया है क्या है, मेसो साइकिल आपको पता लग गया है क्या है ना। पहले है मैक्रो साइकिल, उसके अंदर बने आपके मेसो साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर बने आपके माइक्रो साइकिल। फिर आपका बना माइक्रो साइकिल के अंदर हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेजेस को, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। फिर आता है हमारा प्रिपरेटरी फेज, 2 में डिवाइड होता है, जनरल प्रिपरेटरी फेज एंड स्पेसिफिक प्रिपरेटरी। कंपटीशन फेज हमारा 2 में डिवाइड होता है, प्री कंपटीशन फेज एंड कंपटीशन फेज। और एक यहाँ पे हमने एक मार्क करके रखा है जिसको बोलते हैं हम अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज। ठीक है, सब फेज है हमारा कंपटीशन फेज का, जो कंपटीशन फेज है उसका एक सब फेज है हमारा, डीलोडिंग फेज भी बोलते हैं इसको, है ना, टेपरिंग फेज भी बोलते हैं, अनलोडिंग फेज भी बोलते हैं इसको, राइट। और इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन फेज। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड वाइड यूज होती है कि भाई आपका जनरल फेज चल रहा है, स्पेसिफिक है, प्री कॉम्पिटिटिव फेज है, कॉम्पिटिटिव फेज है, ट्रांजिशन है, प्रिपरेटरी फेज है, कॉम्पिटिटिव फेज है, क्या है, कौन सी साइकिल चल रही है, मेसो चल रही है, माइक्रो चल रही है, मैक्रो है। तो दे आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कि इन फेजेस में हमें करवाना क्या होता है, क्या किस तरीके से हमें ध्यान देना होता है, क्या ऐसी बेसिक चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि भाई ये जो हमारा फेजेस है, जो हमारे फेज बनाए हैं, प्यूरिटाइजेशन की फेजेस बनाए, तो किस चीज पे हम ध्यान दें और किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो ईच सेगमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी हम बात। तो हमारा पहला सेगमेंट है जनरल प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जनरल प्रिपरेटरी फेज का मतलब है कि जनरल तरीके से तैयारी करना। तो हम पहले कभी भी ग्राउंड में जाते हैं, किसी एथलीट को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर करके रखिए
कि आप डायरेक्टली उसको कभी ग्राउंड में उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए मत उतारिए जब तक वो जनरल प्रिपेयर नहीं है। उसके मसल्स, उसके लिगामेंट्स, टेंडन्स अगर ये तैयार नहीं है तो आपको उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए लेके ही नहीं जाना। अगर आप लेके जाएंगे, अगर पहले दिन मैं किसी को बोलूं फुटबॉल आते ही प्लेयर को कि फुटबॉल मैच खेल लो, या कोई प्लेयर 1 महीने के रेस्ट के बाद आ रहा है या 6 महीने के रेस्ट के बाद आ रहा है या 1 साल के रेस्ट के बाद आ रहा है और आते ही बोलो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैच तो खेल ही लेते हैं, मैच खेलते ही आपका इंजरी बहुत ज्यादा चांसेस है आपके इंजरी होने के, आपको इंजर्ड होने के, आपको फटीग होने के, आपके मतलब डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। तो इन्हीं डैमेजेस के साथ हमें क्या करना है कि हमें एक जर्नल प्रिपरेटरी फेज फॉलो करना है। ये फेज बिगिनर में थोड़ा सा लंबा होता है, इंटरमीडिएट में थोड़ा और छोटा हो जाता है और एडवांस फेज में थोड़ा सा और छोटा होता है, क्योंकि वहां पे जर्नल प्रिपरेटरी फेज होता है, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है जर्नल की, उससे स्पेसिफिक पे ज्यादा। तो जर्नल प्रिपरेटरी फेज की बेसिक क्राइटेरियाज क्या है कि हमें जो है इसके अंदर वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाना है और ज्यादातर अपने जो हाई वॉल्यूम है उसकी तरफ। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, जैसे कि मतलब अगर किलोमीटर की बात करें तो मेरा 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30 वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, ये मेरा वॉल्यूम है। अगर मैं वेट की बात करूँ 50 किलो, 100 किलो, 200, 250, 300, 1000, मैंने एक वर्कआउट में 3000 किलो वेट उठाया, तो दिस इज माय बॉडी। किसी भी टर्म में आप ले, चाहे वो डिस्टेंस में लें, चाहे आप ड्यूरेशन में लें, चाहे आप केजी में लें, तो आपको प्रोग्रेसिवली इसी फेज के अंदर इंक्रीज करना है और इसमें हाई पॉइंट पहुंचना है। जर्नल इंटेंसिटी विल बी लो, इंटेंसिटी याद रखिएगा, इंटेंसिटी और वॉल्यूम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप दोनों चीजें दोनों हाई पे एक साथ नहीं लेता बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, बट यूनिवर्सल प्रोपोर्शन इसलिए है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इनका कि अगर मेरा पीक वॉल्यूम होगा तो इंटेंसिटी भी उसके बढ़ रही, कम होगी, लो रही, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूंगा धीरे धीरे तो हमारी इंटेंसिटी में बढ़ा सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप 100 मीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर भाग जाओ, है ना, पॉसिबल है क्या ऐसा? कोई अपना माइक अनम्यूट करे और बोल के बता सकता है क्या हम 100 मीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर भाग सकते हैं क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं भाग सकते ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई जब 100 मीटर लगाना है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम एक ही रेपिटेशन लगाते हैं, एक लगाते हैं, 2 लगाते हैं। जब मुझे 10 किलोमीटर भागना है, लंबा भागना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारा वॉल्यूम पे ज्यादा अच्छा ध्यान दें। तो अब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी कभी ज्यादा नहीं, लो रखेंगे। जनरल प्रिपरेटरी फेज है, जनरल है, हमें कॉम्पिटिशंस नहीं खेलने हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है अभी हमारे मसल लिगामेंट की तैयार है, तो पहले तैयारी करते हैं फिर हम जाके आगे कॉम्पिटिशंस खेलेंगे। लेस टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉट टेक्निकल ट्रेनिंग। लेस टेक्निकल ट्रेनिंग मतलब आपको अभी ट्रेनिंग सडनली नहीं डाल देना है कि भाई अभी आज ही मैं पहले दिन ही आके 2 हफ्ते के अंदर अभी गेम स्टार्ट किया और आपको टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। प्रिपेयर देम जर्नल, आपको जर्नल प्रिपेयर करना है जर्नली, देन आप उसको टेक्निक सिखाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो सिखाना शुरू करें। और नोट टेक्निकल ट्रेनिंग मींस कोई और दूसरी टेक्निकल ट्रेनिंग आप नहीं सिखाएंगे, मतलब गेम प्लान से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, से रिलेटेड, कैसे गेम खेलना, अभी ये कुछ नहीं, जर्नल में अंदर कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ तैयारी करेंगे जर्नल। Initially less training sessions and reaching towards the more training sessions। शुरुआत में हमें जो नंबर ऑफ सेशंस है वो कम करने हैं, धीरे धीरे। तो कभी भी जैसे आपने यहाँ बात किया हमने कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में लोड इंक्रीज करें, तो सबसे पहली चीज हमारी यही होती है कि भाई हम नंबर ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाएं या फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस बढ़ाएं। भाई आज मेरे 2 सेशन है, 3 सेशन है, 4 सेशन है, धीरे धीरे मैं उसको 5, 6, 10, 12 तक लेके जा सकता। एडवांस एथलीट्स हैं वो दिन में 3 सेशन भी करते हैं, उनके 14-15 सेशन भी जाते हैं। जनरली जो है वो 10 से 12 सेशन, आप 10-11 सेशन, 12 सेशन आपके जनरली रहते हैं, इंक्लूडिंग द रिकवरी, राइट। तो अगर हम बात करें कि भाई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कैसा देना चाहिए, तो अभी जरूरत नहीं है हमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अभी जनरल एक्सरसाइज हमारा ज्यादातर डोमिनेटिंग रहेगा, बेसिक एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करेंगे, ये हमारा जनरल
फिर आते हैं हम स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। अब जैसा कि ये वर्ड बता रहा है स्पेसिफिक, तो कोई अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके बता सकता है कि इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। अब इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, कि अगर जो भी लोग तो प्लीज स्पीक अप, आप बोलिए थोड़ा सा ना, कि आप बोलेंगे नहीं तो इट इज थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर हो जाता है कि कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो ट्रेनिंग है, थोड़ा सा हैपनिंग होते रहना चाहिए। तो स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज से आप क्या क्या समझते हैं आप लोग, कि मतलब इसका वर्ड का मतलब से आपको क्या समझ, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज है ना, ये 3 वर्ड है। तो स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज से आपको क्या लगता है कि क्या होगा सर? मेरी आवाज आ रही है सर? जी ओके। तो कोई पार्टिसिपेंट्स बताना चाहेगा कि स्पेसिफिक हमें, जैसे जनरल के बारे में मैंने बताया अभी, तो स्पेसिफिक में हमें क्या सोचना चाहिए कि क्या होगा, स्पेसिफिक में हमें क्या करना? तो आप बोलेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, मुझे लेने में भी मजा नहीं आएगा। एनीवन कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेटरी के लिए, कि इस वर्ड से आपको क्या समझना है? हेलो हमारे जो क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करना, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक। ओके, फाइन, चलिए, गुड, वेरी गुड, आपने अप्लाई किया, अच्छी बात है। तो इस बारे में ज्यादा इम्प्रूव करना, फिटनेस कॉम्पिटेंस को ज्यादा ठीक। अब जैसे ये जो आपने जो अभी मुझे बताया कि जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फिटनेस कॉम्पिटेंस को ज्यादा करना, ये सारे कंपोनेंट्स का काम है मेरे को जनरल प्रिपरेटरी फेज में डेवलप करना। ठीक है, आप इसको जनरल में पहले तैयार करें। स्पेसिफिक के अंदर क्या है कि आपका जो इवेंट स्पेसिफिक है, सो अगर मैं मानता हूँ आपको हॉकी खेलना है या फुटबॉल खेलना है, तो हॉकी खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ चाहिए, स्पेसिफिक एंड्योरेंस चाहिए, स्पेसिफिक मतलब कि उसी गेम से रिलेटेड बॉल लेके भागना है ना। अगर बास्केटबॉल में मुझे बॉल लेके भागना है तो मुझे एंड्योरेंस भी मेरी बॉल के साथ होनी चाहिए, राइट? अगर मुझे कोई एक स्ट्रेंथ के साथ कोई एक्सरसाइज करनी है तो मुझे स्ट्रेंथ के साथ उतना मेरा स्पेसिफिक, हॉकी है जैसे बैट है, अगर क्रिकेटर्स को देखा होगा तो वो ट्रेनिंग में, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको शटल रन करना पड़ेगा, उनको जो है पिच पे रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी पैड पहन के और बैट जो है हाथ में लेके, तो इतना रेजिस्टेंस तो उसके पास हमेशा रहने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि उसी को पहन के जो वो है ट्रेनिंग करते हैं, उसी को पहन के वो स्ट्रेंथ करते हैं, उसी को पहन के लाइक वो एंड्योरेंस जो शटल रन करते हैं, स्प्रिंटिंग लगाते हैं, तो समटाइम्स दे डू लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, शटल ट्रेनिंग, तो जिससे क्या होता है कि वो स्पेसिफिक अपने इवेंट के लिए तैयारी करते हैं। और इसके अंदर हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो हाई रहेगा और उसको मेंटेन करना है, और इस फेज के लास्ट में जाते जाते उसको धीरे धीरे कम करना है। फिर क्या करना है, इंटेंसिटी को हमें प्रोग्रेसिवली बढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी हम कम रख नहीं सकते, वो तो हमें 100% रखना ही रखना है। ठीक, क्यों कंपटीशन इज रिक्वायर्ड? आपकी प्रिपरेशन के लिए हमें बेसिक लेवल, अगर छोटे लेवल पे बात करेंगे, मतलब लोअर लेवल पे बात करेंगे, तो हमें लाइक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, ब्लॉक लेवल कंपटीशन होने चाहिए फॉर नेशनल प्लेयर, स्टेट लेवल प्लेयर, और अगर इंटरनेशनल प्लेयर है तो उसके लिए स्टेट लेवल ट्रायल्स, नेशनल चैंपियनशिप, ये बेसिक टूर्नामेंट्स हमारे रहने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी जो है वो अच्छी चल सके। मोर टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए, लेस टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए। टेक्निकल और टेक्निकल ट्रेनिंग मतलब अब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्निक पे ध्यान देंगे, अपनी टेक्निक जो है, आपकी जो गेम की टेक्निक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसी पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे आपको काम करना है। थोड़ा बहुत हम अपना जो टैक्टिस है उसको भी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से, और मेंटेनिंग द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन के नंबर को मेंटेन करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा उनको माइंड से तैयार करना शुरू कर देंगे। मोर स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू डेवलप एंड प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, मोर स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम
स्टार्ट करेंगे इसके लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो। अब है हमारा प्री कॉम्पिटिशन फेज। ये हमारा एक कॉम्पिटिशन फेज का पार्ट है। प्री कॉम्पिटिशन फेज मतलब हमारा जो पीक परफॉर्मेंस आने वाला है, जो हमारा जो ट्रेनिंग पार्ट आने वाला है, उस ट्रेनिंग पार्ट से जस्ट पहले एक फेज है जिसमें जिसको हम बोलते हैं प्री कॉम्पिटिशन फेज। मतलब इसके अंदर मेरे को क्या देखना है कि भाई मेरी तो तैयारी वो किस हिसाब से चल रही, कैसी चल रही और कितनी है, और उसको बेस्ट पे अब मुझे कैसे अचीव कराना है, वो मेरा प्री कॉम्पिटिशन का काम है, प्री कॉम्पिटिशन फेज का काम है। कि भाई अब जो है मुझे रेडी होना है कि भाई अब मेरा जो है मेन कॉम्पिटिशन फेज आने वाला है, परफॉर्मेंस देने का टाइम आने वाला है। तो भाई चलो अपना गेम और थोड़ा सा ज्यादा स्टार्ट कर दें, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दें, वॉल्यूम को ग्रेजुअली थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर आप, मैंने बताया अभी कि आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको वॉल्यूम धीरे धीरे आपको कम करना है। ठीक है, तो सेम वे में हम कॉम्पिटिशन्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मेंटेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निक को मेंटेन करेंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग को मेंटेन करेंगे, ऐड कर देंगे और ज़्यादा। अब हमारा जैसे गेम प्लान है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, ये सब गेम, 3 गेम जितने भी हैं, हमारा यहाँ पे टेक्निकल की रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्री कॉम्पिटिशन हमारा एक ऐसा फेज है जब हमें सबसे ज़्यादा हमारे गेम प्लान पे ध्यान देना है कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस हिसाब से आप खेलेंगे। ठीक है, ये हमारा प्री कॉम्पिटिशन का काम। ग्रेजुअली डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेशन को धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, मोर स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू इंक्रीज एंड मेंटेन परफॉर्मेंस, ज्यादा स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे और मेंटेन करेंगे परफॉर्मेंस। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिशन फेज। कॉम्पिटिशन फेज का मतलब है अब हमारा आ गया भाई, अब मेरे कॉम्पिटिशन के बचे 15 दिन 20 दिन और अगले 15 से 20 दिन के बीच में मेरे 2-3 कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, बैक टू बैक मेरे पास कॉम्पिटिशन आने वाले हैं। तो मैं उसको एक नाम ही दे देता हूँ कि भाई उसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिशन फेज। ज्यादातर आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो साल में जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो ज्यादातर जैसे अगस्त सितंबर में आ जाते हैं या अक्टूबर नवंबर में आ जाते हैं, है ना। कुछ के गेम के नेशनल्स है वो जून जुलाई में हो जाते हैं क्योंकि वेकेशंस वहां पे चलते हैं। तो हमारे फेडरेशन के हिसाब से बनाया जून जुलाई जो है वो सबसे प्रोडक्टिव रहे, तो जून जुलाई में वो नेशनल्स कराते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग सेट है कि भाई कि साल के 2, 3, 4 कॉम्पिटिशन सारे के सारे वहां पे ही हो गए हैं। इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव फेज, कॉम्पिटिटिव फेज, कॉम्पिटिशन फेज। कॉम्पिटिशन फेज का सीधा सा मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम जो है कम करना है, इंटेंसिटी को बढ़ा के रखना है। तो इंटेंसिटी का खेल है, अगर इंटेंसिटी अच्छी रहेगी आप मैच में धीरे नहीं खेल सकते, आप मैच में फास्ट ही खेलना। ये कॉम्पिटिशन भी इसी फेज के अंदर आना चाहिए। आपको टेक्निक मेंटेन करना है, टेक्निकल को और बढ़ाना है ना। प्लीज नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन को कम करो, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन को धीरे धीरे कम करना है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे दी जानी चाहिए। कंपटीशन फेज के अंदर सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। मींस क्या है कि भाई अब प्लेयर आपका तैयार है, सब कुछ तैयार हो गया, अगर आपका प्लेयर मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो हमारा सबसे जरूरी काम क्या है कि हम किस तरीके से अपने प्लेयर को मेंटली तैयार करके रखें, मेंटली तैयार करें ताकि हमारा प्लेयर जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाए कॉम्पिटिशन। स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम ज्यादा यूज करेंगे ताकि जिससे हमारा मेंटेनेंस हो पाए, परफॉर्मेंस का मेंटेनेंस हो पाए। फिर आता है हमारा एक ट्रांजिशन फेज। क्या एक ऐसा फेज है भाई आपने सारा साल 8 महीने ट्रेनिंग किया है, 8-10 महीने ट्रेनिंग कर लिया है, अब आपकी बॉडी को कुछ तो रिकवरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ तो रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। आपने अगर मान लिया साल में 2 कंपटीशन खेल रहे हो तो 2 कंपटीशन के अंदर मेरे एक कंपटीशन खेलने के बाद कुछ तो रिकवरी दोगे शरीर को। ऐसा तो है नहीं कि खत्म हुआ कल से भाई दोबारा ट्रेनिंग चालू। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज और इसको बोलते हैं रिकवरी फेज और रीजनरेशन फेज। इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम रीजनरेशन करते हैं, हमारे लिगामेंट्स को रिकवरी देते हैं, हमारे मसल्स टिश्यू रिपेयर को। ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होने की वजह से मेरी एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो स्पेसिफिकली यूज ही नहीं हुई।
तो मैं अब जो बचे हुए मसल हैं उनको तैयारी करता हूँ, उनकी ट्रेनिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। इसके अंदर ट्रांजिशन फेज का मतलब ये होता है कि एक there is some technical difficulty. Please stay connected. Sir might have some network issue. Sir will be there with us. We are contacting him on phone call also. Requesting you all to please stay connected. Participants are requested to ask their question. We may solve or we may try to solve until the Ankur sir, our today's expert, will join. सभी पार्टिसिपेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं जब तक कि वो सर इंटरनेट की खराबी की वजह से या इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वो ज्वाइन करें। तब तक आपके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो। Sir, Ankur sir is joining within a moment. Yes, yes. Please, sir. I think I have joined. तो आ रहा है सर मेरा? Yes, sir. Okay. Maybe तो आने चाहिए। ओके, नवीन जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका अभी बस लास्ट एक दो पार्ट बचा है हमारा, उसका खत्म करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पार्ट पर आ जाएंगे तुरंत ही। तो तब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। छोटा सा पार्ट हमारा एक ट्रेनिंग का है जो अभी लास्ट जो पीरियडेशन पार्ट है। मिस्टर सर, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ जी। Yes sir, it's visible. Thank you. ओके, सो गाइस ये जो स्केल है बेसिकली ये किसके रिगार्डिंग है, लाइक लो टू हाई, कि कौन सा हमारा जो एक पैरामीटर है, जैसे स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस, स्पीड है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है ना। तो ये ट्रेनिंग जो है जो ब्लैक है इसका मतलब लो है, देन पिंक है तो स्लाइटली थोड़े से प्रोग्रेशन में स्टार्ट हुआ, देन पिंक डार्क हो रहा है, देन डार्कर एंड रेड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग कि वहां वो जो है सबसे ज्यादा रहे, राइट। तो अगर हम एंड्योरेंस की बात करें तो एंड्योरेंस शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है लाल ज्यादा है जनरल और स्पेसिफिक के अंदर, और बाद में ये हल्का होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंड्योरेंस को जनरल और स्पेसिफिक के अंदर ज्यादा करना चाहिए, प्रिपरेटरी के अंदर इसको मेंटेन करना चाहिए। स्पीड को क्या है, स्पीड को शुरू में जो है हमें कम करना है, लो करना है, और बाद में कॉम्पिटिशन फेज के अंदर इसको धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग जो है बढ़ा दें। स्ट्रेंथ को क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में कम रखना है, सॉरी स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ाना है,
स्पेसिफिक फेज के अंदर आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और बाद में धीरे धीरे इसको कम करते हुए मेंटेन करना है। यू कैन नॉट लीव इट, यू शुड नॉट लीव इट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ करके डेवलप करूं और छोड़ दूं, तो छोड़ दी तो वो चली जाएगी, वो आपके पास नहीं रहने वाली। तो आपका काम है कि उसको आप मेंटेन करके रखें। टेक्निकल प्रिपरेशन की बात करें तो अगर हम शुरू में मैंने बताया जैसा कि टेक्निकल प्रिपरेशन जो है शुरू में हम कम रखते हैं, लो रखते हैं, पर सबसे प्रोमिनेंट टाइम जो है हमारा प्री कंपटीशन फेज रहता है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा टैक्टिक्स जो है वो अप्लाई करनी है, टैक्टिक्स जो है देनी है, ताकि और कंपटीशन फेज का स्टार्टिंग पार्ट, और ताकि जो हमारा कंपटीशन फेज है वो बहुत अच्छा हो। यही हमारा मेन टाइम है जहाँ पे हम टैक्टिक्स दे सकते हैं। टेक्निक जो है वो जर्नल और स्पेसिफिक के अंदर सबसे ज्यादा रहेगी। जर्नल के अंदर शुरुआत करते हैं हम धीरे धीरे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे के एग्जाम्पल दूं टेक्निक में, तो पहले वही आर्म रोटेशन सिखाया, फिर उसको जंपिंग सिखाया, फिर उसको कॉम्बिनेशन करना सिखाया, आर्म रोटेशन एंड जंपिंग, फिर नेक्स्ट मूवमेंट में उसको आर्म रोटेशन में वेरिएशन डाला कि फ्रंट एंड बैक करो, अब जंपिंग भी करो। अब जंपिंग के वेरिएशन में ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको टेक्निक की कॉम्प्लेक्सिटी। आर्म रोटेशन भी फॉरवर्ड बैकवर्ड करने हैं, जंपिंग भी फॉरवर्ड बैकवर्ड करनी है, तो यू आर गिविंग टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ टेक्निक को लेकर जा रहे हैं। और बाद में हम कंपटीशन फेज में हमेशा याद रखिए, जब कंपटीशन नजदीक हो कभी भी नई स्किल आप मत सीखिए। अगर बच्चा कंपटीशन के नजदीक जाता है या कंपटीशन में देख के वो लगता है कि वो प्लेयर जो है ऐसे कर रहा है, वो उसकी टेक्निक जो है वैसी, और वो तुरंत अपने इवेंट में भी चेंज करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा जो है वो जो खराब रिजल्ट है वो इस कारण आ सकते हैं। तुरंत आप कंपटीशन फेज में आप 6 महीने से किसी एक स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुरंत एक दिन में आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ट्रेनिंग जो है तो हम यहाँ पे तो कंपटीशन फेज के अंदर हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगा। जो मैंने सीखी हुई स्किल्स हैं वो रहेंगी, पर नई स्किल मैं नहीं सिखाऊंगा। नई स्किल सिखाने के लिए मेरे पास जनरल और स्पेसिफिक टेक्निक्स ही रहेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, शुरू में लो रहेंगी, पर कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन के फेज के दौरान, प्री कंपटीशन के दौरान सबसे ज्यादा फोकस आपको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना है। हेड है वो वहां पे, और जितना आप प्लेयर को साइकोलॉजिकली अच्छा फील कर पाएंगे, अच्छा लेते आएंगे, तो उतना वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो शुरू में हमने कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं खेले, और अगर यहाँ पे हम बात करें कॉम्पिटिशन, प्री कॉम्पिटिशन फेज की, तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन हमारे वहीं पे। ठीक है, ग्राफ की अगर बात कर लें, इंटेंसिटी जो है स्लोली प्रोग्रेसिवली बढ़ी, राइट, और ये पीक तक पहुंच गई लेकिन टाइम ऑफ कंपटीशन फेज का वॉल्यूम जो है शुरू में हाई गया, बाद में धीरे धीरे वो कम होता चला गया। कहाँ पे, हमारा प्री कंपटीशन और कंपटीशन फेज में, ये वाला। तो सेम वे में वॉल्यूम का जो हाई वॉल्यूम है वो इस फेज के जनरल प्रिपरेटरी फेज के अंदर है, और इंटेंसिटी जो हाई है वो हमारी प्री कंपटीशन एंड कंपटीशन फेज में। नेक्स्ट हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमने उसको कम करना शुरू किया। बस 1 मिनट ओके। तो ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो परफॉर्मेंस है वो इसके तभी आएगा जब आपने वॉल्यूम धीरे धीरे कम किया और इंटेंसिटी। यही हमारा टेपरिंग फेज आता है, जो हमने बताया था कॉम्पिटिशन से पहले हम सडनली जो है कॉम्पिटिशन को कम करना, और हम अपना जो कॉम्पिटिशन है अपने सुपर कॉम्पनसेशन फेज में खेलते हैं, ताकि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस को वो रिकवरी के बाद, हमारी जो शरीर है वो रिकवरी के बाद। सेम वे में हमने ऐसे ही डिवाइड किया इन्हीं फेजेस को। अगर साल में 2 बार हो तो 2 बार हम आप 2 मैक्रो साइकिल बनाएंगे, 2 पीपीटी और 2 कॉम्पिटिशन फेज बना सकते। एक ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे पहले एक मेजर कॉम्पिटिशन खेला, फिर ट्रांजिशन फेज दिया, फिर दूसरा मेजर कॉम्पिटिशन। ये हमारे वीकली प्लान अगर आप बनाते हैं तो आपको इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। एज, जेंडर, टाइप्स ऑफ कोड कितना है, फेजेस ऑफ ट्रेनिंग कितने हैं आपके पास, और क्या आपका एम क्या है प्लान। सो
ये पॉइंट जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा। इंड्योरेंस जो है वो धीरे धीरे आती है, लंबे समय तक चलती है। स्पीड जो है वो तुरंत आती है और तुरंत चली जाती है। इसीलिए जो स्पीड एलिमेंट है वो हम ज्यादातर लास्ट पोर्शन ऑफ द टाइम ईयर में करते हैं। और स्ट्रेंथ जो है वो स्मूथली हमारी आती है, धीरे धीरे आती है। पर अगर हमने सर्टेन टाइम तक स्ट्रेंथ का कोई भी एलिमेंट नहीं किया तो हम अपनी स्ट्रेंथ को खो सकते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ को मेंटेन करते रहता है। तो इसी के साथ जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। ठीक, सो थैंक यू कि आप लोगों को जो आज का टॉपिक हमारा कुछ पीरियडाइजेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। And that's all for my presentation. Yes, sir. अगर आप अलाउ करें, बीसी सर इज ऑलरेडी ज्वाइन। सर आप अलाउ करें तो एक दो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट जो है पूछना चाह रहे हैं, तो विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। नवनीत ने पहले पूछा था योगा और मेडिटेशन कब करवाना चाहिए। तो योगा और मेडिटेशन आपका जो है आप कंपटीशन फेज के अंदर, जब आप सबसे ज्यादा कंपटीशन के नजदीक हैं, जब आप कंपटीशन फेज में हैं, तब आप इन योगा और मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज आपके माइंड को स्टेबल होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कंपटीशन, कि प्रेशर हैंडलिंग वहां पे ज्यादा है। दूसरा आप पूछते हैं कि फूड इनटेक किस तरह का रहना चाहिए ट्रांजिशन फेज में। तो ट्रांजिशन फेज इज हमारा रिकवरी फेज, हमें रीजनरेशन करना है। तो जो भी डाइट रिलेटेड टू रिकवरी है, लाइक रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो डैमेज टिश्यू है, जो रिकवरी है जो आपको लेनी है, तो उस तरीके से आप जो अपना डाइट है प्लान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिकवरी डाइट लीजिएगा। रिकवरी मीन्स कि जो आपको रिकवरी पे रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। So that's all for the questions, and I'll not take much time because we are proceeding towards our next sessions. So over to sir. Good afternoon. प्रणाम सभी ने। माननीय कुलपति श्री स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतुल सिंघाड़ा साहेब, माननीय कुलपति श्री गुरु श्यामजी जयराजजी जाडेजा साहेब, બંનેની અનુમતિ ચાહીશ હું આ 7 દિવસીય ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ રિયુનિવર્સિટી ઓફ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ એની ઓનલાઈન વેલિડિટી માટે રિક્વેસ્ટ કરીશ કે હું અન્ય પાર્ટિસિપન્ટ્સને કે એ પોતાનું માઇક મ્યુટ કરે। થોડો ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે અન્ય સર્વેને। જી ખૂબ ખૂબ આભાર। આ 7 દિવસીય ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓનલાઈન એ બ્રેઇન ચાઇલ્ડ છે ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર સર સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી। એ વિચાર સાથે કે શારીરિક શિક્ષણ અને સ્પોર્ટ્સ આ વિષયો ઘણા સમયથી શાળાકીય કોલેજ લેવલ પર અને યુનિવર્સિટી લેવલ પર શીખવાડવામાં આવે છે અને એના પ્રોફેસર્સના સાંપ્રત સમયની જરૂરિયાત મુજબના નોલેજ અપગ્રેડેશનની ખૂબ જરૂર જણાય છે। સો એક એવો પ્રોગ્રામ કે જે માત્ર શારીરિક શિક્ષણ એટલે કે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન કે સ્પોર્ટ્સ નહીં, હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ સાથેનો હોય, જેમાં મોટિવેશન, ગોલ સેટિંગ, ઇન્જરી પ્રિવેન્શન, ન્યુટ્રિયન્ટ ડાયટ, યુનિવર્સિટી એન્ડ કોલેજ સ્પોર્ટ્સ કેલેન્ડર, આવી બધી જુદી જુદી વિષયોને એકત્ર કરી અને 14 જેટલા એક્સપર્ટ્સને એવો મોકો આપ્યો કે જે લોકો શારીરિક શિક્ષણ અને સ્પોર્ટ્સના તજજ્ઞશ્રીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરે। શબ્દ સેશનની જગ્યાએ વાર્તાલાપ કહીશ, કારણ કે 7 દિવસ ખૂબ જ ઇન્ટરેક્ટિવ રહ્યા છે। પાર્ટિસિપન્ટ્સ દ્વારા ઘણા જ પ્રશ્નો અમને ચેટના માધ્યમથી કે ઓડિયોના માધ્યમથી પણ મળ્યા છે, તદુપરાંત ઈમેલ દ્વારા પણ ઘણા મળ્યા છે।
થેન્ક યુ. રિક્વેસ્ટ કરીશ હું અમારા એસોસિએટ પ્રોફેસર ડોક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સાહેબને કે એઓ આ 7 દિવસીય ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના વેલિડિક્ટરી સેશનની વેલકમ સ્પીચ બધા ડિગ્નિટરીઝને વેલકમ કરે. Good afternoon, all the dignitaries and participants. A Japanese proverb says, better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. So in this faculty development program of 7 days, a lot of renowned personalities in the field of sports management, sports psychology, sports nutrition, yoga, sports physiotherapy has come and enlightened the faculty of Shri Krantiguru Shyamji Krishna Verma University, Bhuj, in these 7 days from 11th to 17th of June, reinauguration of physical education and sports program. I, Sudhir Kumar Sharma, Associate Professor, Department of Physical Education and Director IQAC, Swarnim Gujarat Sports University, on behalf of Department of Physical Education, Swarnim Gujarat Sports University, welcomes to our honorable, dynamic, humble and nimble Vice Chancellor, Professor Arjun Singh Rana ji. Welcome, sir. I also welcome today's chief guest, Professor Jairaj Singh Jadeja ji, Honorable Vice Chancellor, Krantiguru Shyamji Krishna Verma Bhuj University, in this valedictory session. Welcome, sir. I welcome to all the experts from Swarnim Gujarat Sports University and other universities of Gujarat who has enlightened the participants of this faculty development program. Last, not the least, I welcome to all the participants from Krantiguru Shyamji Krishna Verma University, Bhuj. Due to their enthusiastic support, we are able to jointly organize this faculty development program. I really appreciate their efforts. They are always available online throughout this 7 days program. I am welcoming them again, one and all, on this valedictory session. Thank you very much. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. 7 દિવસીય આ કાર્યક્રમમાં પ્રતિભાગી જેટલા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે બંને કુલપતિશ્રીઓનો એક મંજૂરી માંગીશ કે જો મંજૂર રહે તો જેટલા પણ પ્રતિભાગીઓ છે એના આપણે ફીડબેક જો સમયની અનુકૂળતા હોય તો એકાદ બે ફીડબેક લઈ શકીએ. રિક્વેસ્ટ છે પ્રોફેસર વિપુલ મોદી સાહેબને જો તેઓ અત્યારે કનેક્ટેડ હોય અને નેટવર્ક અવેલેબિલિટી હોય તો તે તેમનો પ્રતિભાવ અત્રે અનમ્યુટ કરી અને સાથે જોડાઈને આપે. સર હમણાં સ્ક્રીન પર જોડાયેલા જી સર આવી ગયા છે. થેન્ક યુ સર. નમસ્કાર સર. હેલો. જી સર આપનો અવાજ આવે છે અને આપનો વિડિયો પણ ઓન છે સર. આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના કર્મશીલ લાગણીશીલ મોસ્ટ સિનિયર KSKV કચ્છ યુનિવર્સિટીના ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર ડૉક્ટર જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ, જેમના થકી આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં અમારી કચ્છ યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકોને જોડી અમને જોડાવાનો અને અમને ડેવલપમેન્ટ થવાનો મોકો આપ્યો, એવા ખૂબ જ ડાયનેમિક અને કામ હાથમાં લે એને પૂરું કરે એવા મારા પરમ આદરણીય મિત્ર સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર ડબલ ડૉક્ટર અર્જુનસિંહજી રાણા સાહેબ, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી MP પંડ્યા સાહેબ, અમારા માર્ગદર્શન અને રમતગમતમાં રસ ધરાવતા ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર GM બુટાણી સાહેબ, SGUના કોઓર્ડિનેટર ડૉક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સાહેબ, ઓલ SGSUની ટીમ, મારી કચ્છ યુનિવર્સિટીના શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકો અને FDPમાં જોડાયેલ ફેકલ્ટી મેમ્બરો, સ્પોર્ટ્સમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ, બધા જ સેશન સાહેબ, આમ તો કહું તો બધા જ સેશન એકદમ ખૂબ જ મહત્વના અને જ્ઞાનમાં વધારો કરનાર સાબિત થયા છે. ખૂબ જ ચુનંદા. હું દરેક સેશનના લેક્ચરોના નામ ના લેતા કોઈ કયું લેક્ચર સારું નહોતું એ કહેવું બહુ મુશ્કેલ છે.
એટલે ચુનંદા સેશન ગોઠવવા બદલ ડૉક્ટર રાણા સાહેબ અને SC/ST ટીમનો હૃદયપૂર્વક કચ્છના શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકો વતી ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. આપ સાહેબની રજા લઈને જો આપની વિનંતી હોય, આપ જો મને એક વાત મૂકવા દેતા હોય તો હું એક મારી વાત મૂકવા માટે હું આપની બંને વીસી સાહેબની પરવાનગી લઉં છું. તો ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ જો બધી યુનિવર્સિટીમાં અને કોલેજોમાં ફરજિયાત ભરતી કરવામાં આવે તો રમતગમત અને શારીરિક શિક્ષણ ફિઝિકલી મેન્ટલી ફિટ વિદ્યાર્થીઓ થઈ શકે, પરંતુ ફેકલ્ટી હોય તો જ આ શક્ય છે. ડૉક્ટર જયરાજસિંહ સાહેબ જાડેજા સાહેબને હું એક નમ્ર વિનંતી કરું છું, રાણા સાહેબ આપ પણ રસ લેશો. સાહેબ, આપણી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 2004માં થઈ ત્યારથી આપણી યુનિવર્સિટીમાં આજ દિન સુધી સ્પોર્ટ ડાયરેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટરની ભરતી થઈ જ નથી. તેથી આપણી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને એનો લાભ મળતો જ નથી અને નુકસાન ઘણું જાય છે. તો આપ સાહેબને, જયરાજસિંહ સાહેબને, રાણા સાહેબને વિનંતી કે આપણી KSKV કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં કાયમી ડાયરેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટરની જો ભરતી કરવામાં આવે તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને એનો ખૂબ જ લાભ મળે. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર પ્રોફેસર મોદી સાહેબ, થેન્ક યુ. દરેક સેશન માટે આપનો પ્રતિભાવ હર હંમેશ રહ્યો છે. થેન્ક યુ. આ સિવાય કોઈ અન્ય આપણી સાથે 7 દિવસ સુધીની જર્નીમાં સાથે રહેલી વ્યક્તિ અત્રે જો ઉદ્બોધન માટે આવી શકે એમ હોય તો ફ્લોર ઓપન કરું છું, અન્યથા હું પ્રોગ્રામને વધારે આગળ ચલાવીશ. ગૌરવ સાહેબ, આપે હાજી સર, આપનો અવાજ આવે છે. હેલો. હાજી સર, આપનો અવાજ આવે છે સર. નમસ્કાર સાહેબ, માય સેલ્ફ ગૌરવ ઠાકોર, તોલાણી કોમર્સ કોલેજ આદિપુર. સર, આ 7 દિવસનો ફેકલ્ટી પ્રોગ્રામ જે અમારા માટે આયોજિત કર્યો એ બદલ બંને વીસી સાહેબ અને બંને રજિસ્ટ્રાર સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. એમ કહી શકાય કે અમે જ્યારે બીપી, MP, MPhil ને કરતા હતા ત્યારે જે અમારી ફેકલ્ટી અમને જ્ઞાન આપતી હતી એમાં પણ વધારો કરી અને આ 7 દિવસમાં અમારા જે જૂના દિવસો હતા એ યાદ કરાવ્યા. એ બદલ સર્વે ફેકલ્ટી જે લોકોએ લેક્ચર આપ્યા હતા એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. બંને યુનિવર્સિટી દ્વારા આ MOU થયા ત્યારે અમે રાણા સાહેબને મળ્યા હતા કચ્છ યુનિવર્સિટી. તો એમને ઘણું બધું સમજાયા હતા કે આ રીતે આપણે આગળ કામ કરવાનું છે, આપણે સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાય. હું પણ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી PhD નો સ્ટુડન્ટ રહી ચૂક્યો છું. મારું PhD રિસન્ટ જ પૂરું કર્યું છે હમણાં સોની ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાંથી. સર, આપનો લાભ અમને બહુ ઓછો મળ્યો હતો, તો આવી રીતે આગળ પણ આવા પ્રોગ્રામ કરી અમને લાભ આપવા નમ્ર વિનંતી. તથા જેમ મોદી સાહેબે કહ્યું કે કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં સ્પોર્ટ ડાયરેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ સ્પોર્ટ ડાયરેક્ટરની જો ભરતી થાય તો અમારા માટે પણ ઘણું સરળ બની રહેશે. તો બંને વાઇસ ચાન્સેલર અને બંને રજિસ્ટ્રારશ્રીઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સ્પોર્ટ ડાયરેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ સ્પોર્ટ ડાયરેક્ટરની જો ભરતી કરવામાં આવે તો ટીમો મોકલવી અને ઘણા બધા ફાયદા સર આપ સમજી શકો છો કે ઘણા બધા ફાયદાઓ કોલેજોને પણ થશે. આટલું કહીને વિમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ સર. આભાર ગૌરવ સાહેબ, આપને રૂબરૂ મળવાનું ઘણીવાર થયું છે. આપ અહીંયા PhDમાં જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે. કાર્યક્રમનો દોર આગળ ચલાવવા મંજૂરી માંગીશ. સમયની પ્રતિકૂળતા છે, થોડી 3:30 પહેલા કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવો છે. તો ફરીથી હું રિક્વેસ્ટ કરીશ ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીને તેમના ઉદ્બોધન માટે. માનનીય શ્રી ડોક્ટર અર્જુનસિંહજી રાણા સાહેબ. નમસ્કાર. ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આજે સમાપન સમારંભમાં ઉપસ્થિત પરમ આદરણીય વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર ડોક્ટર જયરાજસિંહજી જાડેજા સાહેબ, માનનીય રજિસ્ટ્રાર શ્રી ઉદાણી સાહેબ, કચ્છ યુનિવર્સિટીના ટીચિંગ ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, મારા પરમ મિત્ર
માનનીય એવા શ્રી મોદી સાહેબ, ભાવિન ઠાકોરજી, એડમિન સ્ટાફ, ટીચિંગ સ્ટાફ અને મારા સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી પરિવારના પ્રોફેસર, ડોક્ટર, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ શ્રી સુધીર કુમાર શર્માજી, પ્રોફેસર ડોક્ટર અંકુર સૈનીજી, પ્રોફેસર ડોક્ટર ओम प्रकाश मिश्रा जी, प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह राजपुरोहित जी, प्रोफेसर डॉक्टर कुणाल देसाई जी, प्रोफेसर डॉक्टर यजुवेंद्र सिंह जेठवा जी, डॉक्टर निसर्ग पाठक जी, डॉक्टर मनीष रावल जी, डॉक्टर कमल मोड जी, डॉक्टर मितेश पंड्या जी અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના તમામ મારા ટીચિંગ અને એડમિન સ્ટાફના ભાઈઓ અને બહેનો, આજે વિશેષ શુભેચ્છા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી તરફથી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી તરફથી આપણે બંને યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ જે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એને આપણે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કે તેઓએ પોતાનો કિંમતી સમય ભલે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ને સ્પોર્ટ્સના જ પોતે પરિવારના સભ્યો હોય, પ્રોફેસર હોય, સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટેટર હોય, સ્પોર્ટ્સ કોઓર્ડિનેટર્સ હોય, પરંતુ સમય કાઢી અને 7 દિવસ સુધી દરેકે દરેક સેશન કચ્છ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજના પ્રોફેસર મિત્રો એટેન્ડ કર્યા એ બદલ હું આપનો દિલથી આભાર માનું છું અને ઋણી છું. ફિઝિકલ એજ્યુકેશનની અંદર આપનો જ હું એક ભાઈ છું. કદાચ કોઈથી મોટો હોઈશ, કોઈથી નાનો હોઈશ અથવા સમવડીયો હોઈશ, પરંતુ મને પણ ખબર છે કે કેવી રીતે ગેમ ની અંદર આપણે ઇન્વોલ્વ થવું, કેવી રીતે આપણે એકેડેમિકલી જોઈન થવું. ઘણી બધી કાર્યક્રમ આપણા ઘરના હોય, ઘણા કાર્યો આપણી યુનિવર્સિટી કોલેજના હોય, છતાં પણ આપ લોકો આમાં જોઈન થયા અને જ્ઞાનના આદાન પ્રદાનના આ યજ્ઞમાં આપે આહુતિ આપીને ભાગીદારી નોંધાવી એ બદલ કચ્છ યુનિવર્સિટી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી બંને વતી હું આપ બધા પાર્ટિસિપેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ તો માત્ર શરૂઆત છે. ભાવિન ઠાકોરજીએ કીધું કે અર્જુનસિંહજી સાહેબ આપનો લાભ અમને ઓછો મળ્યો છે, પરંતુ હવે હું આપને વચન આપું છું કે આગામી વર્ષોમાં આપને જરૂર અમારો બધાનો લાભ મળશે. ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનો આ પ્રથમ ચરણ આપણે કચ્છ યુનિવર્સિટીએ સફળતાપૂર્વક પૂરું કર્યું છે, જેનો આપણને બધાને ખૂબ જ આનંદ છે. હું આપને આ તકે પરમ આદરણીય જયરાજસિંહજી જાડેજા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં આજના કાર્યક્રમમાં એ અપીલ કરું છું અને એક વસ્તુ જાહેર જનતાની સામે જાહેર મંચ ઉપર મૂકું છું કે હું આપને વચન આપું છું કે આપણે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ફેઝ 2 ધેટ વિલ બી લેવલ 2 એની અંદર 7 દિવસનો પ્રોગ્રામ યુજીસી માન્ય અને આઈઆઈએમ સ્ટાઇલ થી 7 દિવસનો પ્રોગ્રામ કે જેમાં આપણો એપીઆઈ વધુ સારી રીતે કાઉન્ટ થશે. આ માર્ક ઉપરાંત બીજા માર્ક જોડાશે. દિવસ 7 રહેશે, સ્ટાઇલ આજ રહેશે, એક્સપર્ટ્સ બધા બદલાઈ જશે. 7 દિવસના સેશન્સ આજ રીતે ચાલશે, પરંતુ ટોપિક બદલાઈ જશે અને આગામી નવી શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત કેવી રીતે હવે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું અને આપણા બધાનું સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ કેમ કરવું, આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ડેવલપમેન્ટ કેમ કરવું અને ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના માધ્યમથી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કઈ રીતે કરવું, યુનિવર્સિટીનો વિકાસ કઈ રીતે કરવો, એની પણ રૂપરેખા આપણે આગામી ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કચ્છ યુનિવર્સિટી પાર્ટ 2 ની અંદર જોવા મળશે. ત્યારે અગેન 7 દિવસ સુધી આપણે બધા એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગામી 3 માસ પછી પાછા ફરીથી મળશું. જો કોરોનાની મહામારી ઓછી થતી જાય છે, ભગવાનના આશીર્વાદથી કોરોના ઓછો થતો જાય છે, તો આપણે રૂબરૂ મળવાનો પણ કાર્યક્રમ યોજીએ છીએ અને જે આજે સર્ટિફિકેશન માનનીય પરમ આદરણીય શ્રી જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબના વરદ હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે, જે આપણું ઓનલાઈન સર્ટિફિકેશન છે, પરંતુ ઓફલાઈન સર્ટિફિકેશન કાર્યક્રમ પણ આદરણીય જયરાજસિંહજી સાહેબ અને રજિસ્ટ્રાર સાહેબને હું એક નમ્ર સૂચન કરું છું કે આગામી મહિનાની અંદર જુલાઈ માસની અંદર જુલાઈ એન્ડ તરફના વીકમાં આપને જે યોગ્ય સમય લાગે ત્યારે એક આ જ બધા પાર્ટિસિપેન્ટનું કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ભુજ ખાતે આપના પ્રાંગણમાં એક આપ ગેટ ટુગેધરિંગ કરો. ભલે આ 50 લોકોને જ બોલાવો, જે આજે 50 લોકો હાજર છે. ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં 50 થી ઉપર પાર્ટિસિપેન્ટે નિયમિત 7 દિવસ સુધી હાજરી આપી. એનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મોદી સાહેબનું સ્પેશિયલી ઋણી છું કે મોદીજીએ ત્યાં સમગ્ર કચ્છને એક કર્યું અને ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ને સ્પોર્ટ્સના દરેક મિત્રોને જોડ્યા. એ બદલ મોદીજી આપનો ખાસ આભાર માનું છું. આપ મારા પરમ મિત્ર છો,
મારા વડીલ છો, ભાઈ છો મારા. હું આપ બધાને અને ભાવિનભાઈ આપે કીધું એમ હું આપને એક પ્રોમિસ કરું છું કે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી અને કચ્છ યુનિવર્સિટી સંયુક્ત રીતે મેં બધા વાઇસ ચાન્સેલરોને અપીલ કરી છે આખા ગુજરાતના. અમે બધા એક મંચ ઉપરથી એક જ અવાજમાં પરમ આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબને, માન્ય શ્રી સીએમ સાહેબને અને અમારા સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર સાહેબને એક આવેદન આપવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેની અંદર ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના જે આપણા પીટી ટીચરો સ્કૂલમાં પ્રાઇમરી થી લઈને સેકન્ડરી સુધી, હાયર સેકન્ડરી સુધી, કોલેજની અંદર અને યુનિવર્સિટીની અંદર આપણે ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ કરે. અધ્યાપક સહાયક જેમ બીજા વિષયોમાં આવે છે આગામી 3 થી 4 મહિનામાં ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબે અમને એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટે સરકારશ્રીએ વચન આપ્યું છે એ લોકો આગામી સેમેસ્ટરની અંદર અધ્યાપક સહાયક ફિઝિકલ એજ્યુકેશનમાં ડિક્લેર કરશે જ. એની અમને પણ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. બીજું આપને એમ કહીશ કે 5 વર્ષ સુધી અધ્યાપક સહાયક તરીકે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સનો પ્રોફેસર દરેક કોલેજની અંદર નિમણૂક પામે. 5 વર્ષ પછી એ નિયમિત બને ત્યાં સુધીની જવાબદારી અમે લેશું. આ ઉપરાંત આ જાહેર પ્લેટફોર્મ ઉપરથી સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના જેટલા મારા પ્રોફેસર્સ છે, એસોસિએટ પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એને પણ હું જાહેર મંચ ઉપરથી વચન આપું છું કે આપ બધાને ભરતી કરવામાં આવી છે પરંતુ આપને હજી પ્રોબેશન આપનું 5-6 વર્ષ સુધી ચાલુ છે તો આ પ્રોબેશન પણ આ 1 વર્ષની અંદર આપનું પૂર્ણ કરી સરકારી પ્રક્રિયા ઝડપમાં ઝડપીથી પૂરી કરાવી અને આપનું પ્રોબેશન માંથી આપને બહાર કાઢીને નિયમિત કર્મચારી, નિયમિત પ્રોફેસર તરીકે આપનો જે કેરિયર એડવાન્સ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમના ભાગરૂપે આપને મળવાપાત્ર તક સોંપાવીને રહીશ એવું જાહેર મંચ ઉપરથી આજે આપને જણાવું છું. મને ખ્યાલ છે કે જે લોકોને અસર કરતી હશે એ લોકો આ વસ્તુ સમજી શક્યા હશે. जिनको भी ये बात स्पष्ट होगी वो मुझे बरोबर अंदाज है कि वो लोग समझ जाएंगे और अर्जुन सिंह राणा के ऊपर एक प्रॉमिस रखेंगे, एक ट्रस्ट रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि उनका प्रोबेशन जल्दी से जल्दी खत्म होगा. जो 5 साल पहले पूरा होना चाहिए था वो हम जरूर पूरा करके देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वादा दिया है कि जिनको हम नौकरी दे रहे हैं उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है और सरकार इसमें कटिबद्ध है. स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसमें कटिबद्ध है. इसके उपरांत मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं फिट इंडिया मूवमेंट का आप कार्यक्रम चला रहे हो तो जयराज सिंह जी जाडेजा साहब को मैं एक विनती करूंगा, हमारे रजिस्ट्रार साहब कच्छ यूनिवर्सिटी को एक विनती करूंगा कि आप जितनी भी कॉलेजेस एफिलिएटेड है उसमें फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना कीजिए. जब हम आपके यहाँ रूबरू आने वाले हैं तो आपकी उन कॉलेजेस के प्रिंसिपल को भी आप बुलाइए कि आप वो प्रिंसिपल्स भी हाजिर रहे, आचार्य और फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर्स भी हाजिर रहे और उसी टाइम आपके मंच में ही हम लोग फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना करें ताकि हमारे परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरा भारत देश 135 करोड़ लोग हमारे फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिट इंडिया मूवमेंट की एक जन आंदोलन बना के हम लोग आगे ले जा सके. मेरी वाणी को मैं विराम देते हुए अगेन कच्छ यूनिवर्सिटी माननीय श्री जयराज सिंह जी जाडेजा साहब, माननीय श्री रजिस्ट्रार साहब को नतमस्तक वंदन करके प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ. सभी पार्टिसिपेंट्स को मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम. આભાર સર. જે એનર્જી સરના શબ્દોમાં છે, સરની વાણીમાં છે, એ જ એનર્જી શબ્દો સરના આચારમાં પણ છે અને એ એનર્જીને કારણે અત્યારે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની ટીમ કાર્ય કરી રહી છે. આપણે પાર્ટિસિપન્ટ દ્વારા એક એવો ફીડબેક છે કે ફ્રોમ ફર્સ્ટ ડે રાજપુરોહિત સર ટુ લાસ્ટ ડે સૈની સર, all the sessions was extraordinary and very informative to us and to our senior players. We request you will organize a refresher training program for us. Thank you Dr. Rana sir and entire SGSU team. Thank you again. એમના દ્વારા ફરીવાર એવું લખવામાં આવ્યું છે કે નમસ્કાર સર, ભવિષ્ય में रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करें ऐसा नम्र निवेदन है. रिस्पेक्टेड નવનીત જાદવ સાહેબનો આ પ્રતિભાવ છે. સર, હું માનનીય કુલપતિ મહોદય કચ્છ યુનિવર્સિટીને વિનંતી કરીશ કે તેમના ઉદ્બોધન માટે, ત્યારબાદ ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ અને ત્યારબાદ મિનિસ્ટર સરનો મેસેજ. રિક્વેસ્ટેડ ડોક્ટર જયરાજસિંહજી જાડેજા સાહેબ, માનનીય કુલપતિ શ્રી કચ્છ યુનિવર્સિટી. નમસ્તે अर्जुन सिंह जी,
નમસ્તે સાહેબ. માનનીય કુલપતિ શ્રી અર્જુનસિંહજી, આપનું જે આવે છે ઓલ ઓફ સડન એકદમ આવે છે, बुलावा चलो बुलावा आया है अर्जुन सिंह जी ने बुलाया है. ના સાહેબ. તો અમે તમારા માટે હાજર છીએ સાહેબ. અને ઓનલાઈન વર્ચ્યુઅલી જે હાજર રહેલા જે ટ્રેનર્સ છે, જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, હમણાં આપની પાસેથી જે ડેટા જાણવા મળ્યો એમ 50 પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઇઝ એ વોપિંગ નંબર. એટલે કચ્છ માટે બહુ જ એક આનંદદાયક આખી વાત કહેવાય આખી. અને મને આશા છે કે આ જે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ દ્વારા જે આ ટ્રેન થયા અથવા રિવાઇટલાઇઝ થયા, ઇનવિગોરેટેડ થયા, એ લોકો અમારા વિદ્યાર્થીઓને ઇન ટર્ન દે વિલ પ્રોવાઈડ ધીસ. અને આપનું વ્યાખ્યાન સાંભળતો હતો તો એની અંદર આમ ખરેખર તમારા જે આખું જે સભા જે કન્ડક્ટ કરે છે એમનું ભૂલી જાઉં છું નામ એમનું, એટલે એમણે જે સાચા શબ્દો વાપર્યા છે કે તમારામાં એક જુનૂન જેવી વસ્તુ છે. એટલે એની પરથી મને એક વસ્તુ યાદ આવી છે કે મંઝિલે यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिले यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है. किसी ने पूछा चिड़िया को आशियाना कैसे बनता है? चिड़िया बोली बार बार उड़ान भरनी પડતી है, तिनका तिनका उठाना પડતા है, तब जाके बनता है आशियाना. એટલે જે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ને અને ફિટ ઇન્ડિયાને કરવા માટેની જે મુહિમ તમે જે કરી છે એ બદલ તમે ખરેખર અભિનંદનીય કૃત્ય તમે કરી રહ્યા છો. અને મને ખૂબ ગૌરવ થાય છે કે મારા નાના ભાઈ આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છે. અને હું આ વિષયો તરફ નજર મારતો હતો, બેઝિક્સ ઓફ સ્પોર્ટ્સ, ગોલ સેટિંગ, એક્યુટ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરી, ભારતીય જ્ઞાન અને ઘણું બધું છે, ઇન્જરી મિટિગેશન. અને કારણ કે સ્પોર્ટ્સમાં બધી ઇન્જરી પણ થાય અને તો એનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું. અને તમે જે તજજ્ઞો જે પસંદ કર્યા એ ખૂબ જ સરાહનીય છે. અમારા જે મોદીજી જે કંઈક કહ્યું કે અહીંયા સ્પોર્ટ્સ ડાયરેક્ટર અને ડેપ્યુટી સ્પોર્ટ્સ ડાયરેક્ટરનું તો એ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની અંદર રજૂઆત કરી અને માનનીય અર્જુનસિંહજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે અમે બધા વાઇસ ચાન્સલરો ભેગા થઈને આગળ ઉપર રજૂઆત કરવાના છે અને જરૂરથી આ થશે. અને આગળના જે ઇનોગ્રેશન ફંક્શનમાં જેમ વાત કરી એમ આપણે અહીંયા 10 કરોડનો સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં અર્જુનસિંહજીની મદદની અમારે જરૂર છે. એ 3 કરોડ કેવી રીતે માફ થાય અથવા કેવી રીતે અમે આપીએ એની અમને વ્યવસ્થા કરી આપે. અને બીજા 2 વર્ષની અંદર કચ્છની અંદર પ્રવૃત્તિ થાય, ફિઝિકલ એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટ્સ વગેરે વગેરે. એટલે આપ જેમ કહ્યું એમ હું તો એકેડેમિશિયન છું સાહેબ. અર્જુનસિંહજી, તમે મને એક વસ્તુ કહ્યું કે આમાં એપીઆઈ પણ મળે છે આ સર્ટિફિકેટ. એટલે પણ આ એપીઆઈ કરતા મને એક વસ્તુ એક આગળ આવે છે સાહેબ કે તમે એક એવું જર્નલ બહાર પાડો કે વિચ ઇઝ હેવિંગ ધી ISSN નંબર. એની અંદર આ જે તજજ્ઞો જે છે આ જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તે કોન્ટ્રીબ્યુટ રિસર્ચ પેપર્સ, અને એ રિસર્ચ પેપર્સના માધ્યમે તમારું જે છે નોલેજનો એ ખૂબ વધશે અને ઇટ વિલ ગો ઇન્ટરનેશનલી. એટલે આપણે ભારત સુધી સીમિત નથી થવું. આપણે વિલ ગો કે ભાઈ આ અર્જુનસિંહ રાણા છે એ આખા વર્લ્ડને ફિટ કરવા માંગે છે. એટલે એવી એક તાકાત આપણે ઊભી કરીએ આપણે. અને આ જ મારે કહેવું છે. અને જુલાઈના અંતમાં આપણે જે કહ્યું કે જુલાઈના અંતમાં આપણે ફિઝિકલ સર્ટિફિકેશન આપવું છે, તો જુલાઈના અંતમાં જો આગળતરું જો આયોજન જો થાય તો અમારે કચ્છ યુનિવર્સિટીના જેટલા પ્રિન્સિપાલો જે છે જે આપ બોલ્યા એ અમે બધા પ્રિન્સિપાલોને પણ હાજર રાખીશું એ પ્રોગ્રામની અંદર. અને એટલે શું છે કે એટલે આ ખૂબ જ સફળ આયોજન કરવા બદલ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર. શરૂઆત સુશ્રી અરબિંદોના ખૂબ સારા કોટથી અને આજે જુનૂનની ખૂબ સારી વાતથી
સાહેબ 360 ડિગ્રી કદાચ હું ઓછી કહી શકું. મેનેજમેન્ટના ગુરુ, વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે એક એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું કાર્વિંગ કરવું, અરવિંદોના વિચારો સાથે જુનૂનની શાયરી. સર, કચ્છ યુનિવર્સિટી ખૂબ ભાગ્યવંતી છે કે આપ એમના લીડર છો. સર, રાણા સાહેબ ઘણીવાર એવું કહે છે, એમનો પણ ક્યારેક આવો મિજાજ હોય છે કે મુશ્કિલે તો ક્યાં હુઆ, तुझे अंधेरों से टकराना है, रात लंबी है तो क्या, तेरा उजाला तुझे खुद ही लाना है. સાહેબ ઘણી વખત આ શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય છે સર. કદાચ મારાથી કોઈ બોલવામાં પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફ કરશો. આજે વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ છે અને વર્ચ્યુઅલ સર્ટિફિકેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે હું એક સ્ક્રીન શેર કરીશ અને હું મારી જોબ રન કરીશ, જે આજ કદાચ 1 થી 1.5 કલાકમાં મોટાભાગના પાર્ટિસિપન્ટ્સને એમનું ઈ સર્ટિફિકેટ વિથ નંબર, ડેટ મળી જશે. અને જે પ્રમાણે સરે કીધું એ પ્રમાણે આગામી સમયમાં આ સર્ટિફિકેટની હાર્ડ કોપી પણ એમને હાથોહાથ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય તેવું આયોજન કરશું. સર, હું મંજૂરી માંગીશ સ્ક્રીન શેરિંગ માટે. સર્ટિફિકેટનો નમૂનો બતાવજો. જી સર, હું શેરિંગ સ્ટાર્ટ કરી. સર, બંને કુલપતિ મહોદયશ્રીઓને હું મંજૂરી માંગુ છું કે હું ન્યૂ જોબ પર ક્લિક કરીશ, જોબ રન થશે અને સર્ટિફિકેટ્સ સેન્ડ થશે. સો હિયર આઈ એમ ડુઇંગ, આપની બંનેની મંજૂરી સાથે. સાહેબ, વડીલના માર્ગદર્શનની. જી સર. અને હું જેમ સરે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે જે સર્ટિફિકેટ્સ બધાને મળવા જઈ રહ્યા છે તે સર્ટિફિકેટ હાલ ઈ કન્ટેન્ટ સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓન રીઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ઓનલાઈન પાર્ટિસિપેશન સર્ટિફિકેટ બંને કુલપતિ મહોદયની મંજૂરી સાથેના. સાઈન લઈ લેજો. જી સર, ચોક્કસ. થેન્ક યુ સર. આપણા આ કાર્યક્રમને હર હંમેશ જ્યારે પણ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે ત્યારે સહર્ષ સ્વીકારી અને બની શકે તેટલો સપોર્ટ અમને અમારા મિનિસ્ટર સર પાસેથી મળી રહે છે. સર સાથે જ્યારે વાત થઈ કે આવી એક યુનિવર્સિટી સાથે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ હાલ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સરના અત્યંત વ્યસ્ત શેડ્યુલ વચ્ચે સરે આપણને મેસેજ શેર કર્યો છે. હું એ મેસેજ પ્લે કરવાની અનુમતિ માંગીશ. કુલપતિ આગેવાનીમાં રાજ્યની વિવિધ યુનિવર્સિટી સાથે એમઓયુ કરી રાજ્યના ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના એક્સપર્ટ સ્ટાફનો સમિતિ જરૂરિયાત મુજબ સ્કીલ અને નોલેજ વધવાનો જે કાર્યક્રમ હાથ ધર્યો છે એ ખૂબ જ સરાહનીય છે. ક્રાંતિગુરુ શ્રી આદિ કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલ એકેડેમિક એમઓયુ અંતર્ગત જે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરે છે એ બદલ ક્રાંતિગુરુ શ્રી આદિ કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર અભિષેક રાણાનું અભિનંદન પાઠવું છું. આ 7 દિવસીય ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં સહભાગી એવા તમામ પ્રોફેસર મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને મને વિશ્વાસ છે કે આપ સર્વે આ 7 દિવસનું આપનું જ્ઞાન આપની કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ સુધી સક્ષમ રીતે પહોંચાડી શકશો. સરકાર દ્વારા રાજ્યના ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સને નવી ઊંચાઈઓ સર કરવા તમામ સુવિધાઓ પૂરી કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. જય જય ગુજરાત, વંદે માતરમ, ભારત માતા. આભાર સર. કાર્યક્રમના છેલ્લા પડાવ પર માત્ર થોડી મિનિટો લઈશું. આ કાર્યક્રમને કદાચ શરૂઆતથી અંત સુધી પૂરેપૂરું સિંગલ હેન્ડેડલી કોઓર્ડિનેટ કરવા વાળા અમારા ટીમના આવા કાર્યક્રમોના પિલર એવા ડોક્ટર યજુવેન્દ્રસિંહ એલ જેઠવા સાહેબ, વાય એલ જેઠવા સાહેબ. આમ તો સેશન વખતે ઘણી વખત ઓન સ્ક્રીન જોવા મળે પણ ઇનોગ્રલ ફંક્શન કે વેલિડિક્ટરી ફંક્શનમાં સાહેબ પોતાની વ્યસ્તતાને કારણે નથી હોઈ શકતા, પણ આજે અમારો એક સારો સમય છે કે અમે સાંભળશું. જેઠવા સરને હું વોટ ઓફ થેન્ક્સ પ્રપોઝ કરવા માટે ઇન્વાઇટ કરું છું. ડોક્ટર પાયલ જેઠવા સર. જી, થેન્ક યુ વેરી મચ પટક સર. આમ તો જ્યારે
જાડેજા સાહેબ પણ મારા ગુરુ રહી ચૂક્યા છે. સાહેબને નમસ્કાર, રાણા સાહેબને પણ નમસ્કાર. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર અને ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે 7 દિવસીય ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓન રીઇન્વિગોરેશન ઓફ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેના વેલિડિક્ટરી સેશનમાં જેને આપણને પ્રોત્સાહિત કર્યા અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું અને આપણને ઘણા બધા શારીરિક શિક્ષણ માત્ર નહીં પણ એજ્યુકેશનના શિક્ષણના ઘણા બધા આયામોથી અવગત કરાવ્યા તેવા પ્રોફેસર ડોક્ટર જયરાજસિંહ જાડેજા સર, ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર નો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સાહેબ, આ માત્ર એક ઔપચારિકતા નથી પણ ખરેખર અમે હૃદયની લાગણીથી આપનો આભાર માનીએ છીએ કે આપ અમને પ્રોત્સાહિત કરો છો આપની હાજરીથી. હું અમારા માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર અર્જુનશ્રી રાણા સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે સર અમને માત્ર એકેડેમિક અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ગાઈડન્સ નથી આપતા જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં, પણ અમને મોરલ સપોર્ટ પણ એક એક કાર્યક્રમની અંદર એક એક ક્ષણે પૂરો પાડે છે. એ બદલ હું સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સાહેબની પાસે અમે જ્યારે પણ જઈએ ત્યારે અમે જઈએ એની પહેલા જ અમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન સાહેબની પાસે હાજર હોય છે. સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇનફેક્ટ હું વચ્ચે એક વોટ ઓફ થેન્ક્સમાં પણ એક વાત શેર કરવા માંગીશ કે આપણે એક પાર્ટિસિપન્ટ છે રિફ્રેશર કોર્સની વાત કરી તો હમણાં 15 દિવસ પહેલા જ તે અમે વીસી સાહેબ સાથે બેઠા હતા અને ચર્ચા થતી હતી ત્યારે સાહેબે કીધું છે કે આપણે ગેમ સ્પેસિફિક બધા જ રિફ્રેશર કોર્સનું આયોજન કરવું છે. તો આ સાહેબની દૂરદર્શિતા છે કે જે આપણને જરૂરિયાત પહેલા જ જે સમયની માંગ છે એનાથી અવગત કરાવે છે અને એના માટે તૈયાર રાખે છે. સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. આ સાથે સંકલનમાં રહી અને ખરેખર ગ્રાઉન્ડ ઉપરની જ્યારે જરૂરિયાત હતી ત્યારે કચ્છ યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર જીએમ બુટાણી સર, આમ તો સાહેબની સાથે ક્યારેય સીધો સંપર્ક નથી થયો પણ જ્યારે પણ હું મોદી સાહેબનો સંપર્ક કરું તો 5મી મિનિટે મને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળે અને મારા જે કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય એ સોલ્વ થઈ જાય. તો સંકલન માટે મોદી સાહેબ અને રજિસ્ટ્રાર સાહેબ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. આ કાર્યક્રમમાં સંકલનમાં મોદી સાહેબની સાથે સાથે ગૌરવ ઠાકોર સાહેબ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા અને એમને જ્યારે બેઝિક ભૂમિકા તૈયાર કરવાની હતી કે સંકલનનું કોઈ પણ કામ હોય તો એવા ઘણા મિત્રો છે કે જેમને સહાયતા કરી હતી. આ તકે હું એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. આ કાર્યક્રમ જેના વગર શક્ય ના હોત એવા આપણા જેમને દરેક જગ્યાએ જેમની નોંધ લેવાની છે આપણા તમામ એક્સપર્ટ, કેટલાક એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને કેટલાક એક્સપર્ટ્સ અગાઉ સેશન લઈ ચૂક્યા છે. આ તકે હું ફોર્મલી એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એમની ડિલિવરન્સથી જે ક્રેડિટ આજે અમે લઈ રહ્યા છીએ એ સર્વેનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ અમારી આખી ટીમ આભારી છે. લાસ્ટમાં આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ તમામ પ્રતિભાગીઓ કે જેણે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન ખરેખર જે કહેવાય એ પૂરું પાડ્યું છે એવા તમામ પ્રતિભાગીઓનો પણ આ તકે હું અમારી સમગ્ર ટીમ વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ સર. અને આ સાથે આપણું અત્યારનું વેલિડિક્ટરી સેશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. પૂર્ણ વિરામને પણ અલ્પ વિરામ મૂકશું અને પરિવાર મળવાનો એક વાયદો મૂકશું. મળીશું પરિવાર લેવલ 2 કે રિફ્રેશર કોર્સ સાથે. આભાર. નમસ્કાર. Everyone please take care, do wear mask, use sanitize and have a physical distancing. Hope we'll recover from this pandemic soon. Astu.